नमस्कार भाइयों और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नेहा है और मेरी उम्र इस वक्त 17 साल है। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन मैं मौसी के साथ रहती थी। मेरी मौसी गांव में रहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे शहर भेज दिया। गांव में लोग हमें अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि हमारे घर में कोई मर्द नहीं रहता था। मेरी मौसी का सपना था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ज़िंदगी में बहुत इज्जत और नाम कमाऊं। मैं भी आगे पढ़ना चाहती थी, पर मौसी मेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकती थी। इसलिए मैंने उन्हें कहा कि मैं अपना खर्चा खुद उठाऊंगी, बस आप मुझे किसी तरह शहर भेज दें ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकूं। मैं शहर आ गई और यहाँ के एक हॉस्टल में रहने लगी। शाम के वक्त में एक होटल में सब्जी काटने का काम करती और दिन में यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ाई करती थी। मैं जिस कमरे में रहती थी, फिलहाल मैं वहाँ अकेली ही रहती थी, पर एक दिन उस कमरे में मेरे साथ रहने के लिए एक और लड़की आ गई। उसका नाम सीमा था। उसके माँ बाप उसे छोड़ने के लिए आए, तो उसने अपने माँ बाप को इस तरह थाम रखा था जैसे वो उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी। वे उसे ऐसे पकड़ कर लाए थे जैसे कोई मरीज को पकड़ कर लाता है। लेकिन अगर वो बीमार थी तो फिर उसे हॉस्टल क्यों लेकर आए थे? उसे अस्पताल ले जाते। वे उससे इस तरह से बात कर रहे थे जैसे वो कोई 10 साल की बच्ची हो जो पहली बार स्कूल आई हो। उसे तसल्ली दे रहे थे कि हम है ना, कोई बात नहीं, तुम खुद ही तो पढ़ना चाहती थी, थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी। अगर तुम सबके साथ अच्छे तरीके से पेश आओगी तो सब तुम्हारे साथ भी अच्छे तरीके से पेश आएंगे। उनकी ये बात मुझे कुछ अजीब लगी थी। उसके माँ बाप ने मेरी तरफ देखा और मुझसे मेरा नाम पूछा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इसके रूममेट हो, तुम इसका ख्याल रखना। मैं एक अच्छी इंसान थी, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा था। मेरी मौसी ने मुझे हमेशा यही सिखाया था कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, भगवान उनकी परेशानियों में कमी कर देता है। वो लड़की शायद कुछ बीमार थी। वो देखने में बहुत प्यारी थी, बहुत मासूम लगती थी, बिल्कुल ऐसी लड़की जिसके पास दुनिया की हर चीज़ थी, दौलत थी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी। पर उस लड़की ने बहुत ही अजीब हरकत की। उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा और मुझे देखकर आंख मारी और फिर सिर झुका लिया। मुझे उसकी इस हरकत की समझ नहीं आई। वे लोग मेरी तरफ देखने लगे थे कि मैं क्या जवाब देती हूँ। इसलिए मैंने उन्हें कह दिया कि जी हाँ, मैं इसका ख्याल रखूँगी। इंसानियत के नाते मैं इतना तो कर सकती थी। जैसे कोई अपने बच्चे को पहली बार स्कूल छोड़ने आता है तो साथ बैठी किसी लड़की या लड़के को कह देता है कि इसका ख्याल रखना। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने उसका कोई बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। मतलब कि बस किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, कोई मदद चाहिए होगी तो मदद कर देना। और हम हॉस्टल में सब एक दूसरे की मदद कर देते थे, क्योंकि यहाँ गरीब अमीर हर तरह के स्टूडेंट थे। कभी मेरे पास कोई चीज़ नहीं होती तो मैं किसी और से मांग लेती थी। एक पैकेट में सर्फ लाते थे तो उससे बहुत सारे लोग कपड़े धो लेते थे। इस तरह के गुजारा तो करने पड़ते हैं। हॉस्टल में पढ़ने वाले सब तो अमीर नहीं होते। उस लड़की को उन लोगों ने कमरे में बिठा दिया और जाने से पहले मुझे बाहर आने का इशारा किया। मैं उनकी इस हरकत से बहुत हैरान हुई, क्योंकि कुछ देर पहले उनकी बेटी ने भी मुझे ऐसा ही इशारा किया था और अब ये लोग भी मुझे आंख मारकर बाहर आने का इशारा कर रहे थे। ये किस किस्म के लोग थे? वो लोग मुझे बाहर क्यों बुला रहे थे? ऐसी कौन सी बात थी जो अपनी बेटी के सामने मुझसे नहीं कर सकते थे? इसलिए उन्होंने मुझे बाहर आने का इशारा किया। मैं उनका इशारा समझ गई और जब वे वहाँ से चले गए तो 2 मिनट बाद मैं भी बाहर निकल गई। मैं बाहर आई और कहा, क्या बात है? तो वो कहने लगे, बेटा, बात बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में सब लोग एक जैसे तो नहीं होते हैं। कुछ लोगों को दूसरों की मदद की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा होती है और अब हम लोग उसे यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। हमें सच में नहीं पता था कि वो हॉस्टल में आकर पढ़ाई करेगी, लेकिन वो खुद पढ़ना चाहती है और हम उसकी बात नहीं टाल सकते, क्योंकि जब उसकी बात नहीं मानी जाती तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि तुम सीमा का ख्याल रखना और इसके बदले हम तुम्हें पैसे दे देंगे। मैं हैरान हो गई कि ये किस किस्म के लोग हैं। अमीरों की यही दिक्कत है कि वे समझते हैं कि हर चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है। मैंने कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। उन लोगों ने मुझसे पूछा, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मैंने कहा, मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, मुझे मेरी मौसी ने पाल पोस कर बड़ा किया।
वो गांव में रहती है और मैं यहाँ पर काम करती हूँ और पढ़ाई करती हूँ। मैंने बस उनको इतना बताया। मुझे नहीं पता था कि उनके इरादे क्या है। वे मुझे धन्यवाद कहकर वहाँ से चले गए। मैंने फिर भी उनको कह दिया कि मैं आपकी बेटी का ख्याल करूँगी, लेकिन शाम तक मुझे ये पता चला कि वो मेरी यूनिवर्सिटी और हॉस्टल की अगले पूरे साल की फीस देकर चले गए हैं। मेरे पास उनका कोई नंबर भी नहीं था कि मैं उनसे संपर्क करती। और उन्होंने ये बात सीमा से नहीं की, क्योंकि उसके माँ बाप ने कहा था कि ये बात हमारी बेटी को ना बताना कि हमने तुम्हें पैसे देने की बात की है, वरना हमारी बेटी बहुत नाराज़ हो जाएगी। वो बहुत ज़िद्दी है। अब मुझ पर यह जिम्मेदारी भी थी कि मैं उनकी बेटी का बहुत ख्याल रखती, क्योंकि एक तरह से मेरी नौकरी बन गई थी जिसकी पगार मुझे एडवांस में ही दे दी गई थी। पर सीमा से बात करना भी एक मुश्किल काम से कम नहीं था। वो हर वक्त डरी सहमी रहती थी, किसी से नज़र भी नहीं मिलाती थी, बस नीचे ही देखती रहती थी। मैं उससे बात करने की कोशिश करती तो वो मुझसे भी डर जाती थी। पर अगर वो इसी तरह पेश आती रहती तो यूनिवर्सिटी में तो उसका मजाक बन जाना था। मैंने किसी तरह उससे बात करने की कोशिश की और वो कुछ सामान्य हो गई। अब वो मुझसे किसी हद तक घुल मिल गई थी। मैं उसका ख्याल रखती थी, उससे बात करने की कोशिश करती थी। अब वो भी मुझसे बातें किया करती थी। इसका मतलब कि ये लड़की बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी और इसके अंदर बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। ऐसे में तो इसे वाकई मेरी ज़रूरत थी, इसलिए उसके माँ बाप ने इतने सारे पैसे दे दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि इससे तो कोई दोस्त भी नहीं बनाया जाएगा। और यूनिवर्सिटी में दोस्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दोस्तों के बगैर ये वक्त नहीं गुजरता। फिर यहाँ पर रहने का भी रिवाज था। जब मुझे इतने पैसे दे दिए गए थे तो मैं ये काम क्यों ना करती। मैंने सब्जी काटने का काम छोड़ दिया, क्योंकि अगले 1 साल तक मुझे फीस की कोई दिक्कत नहीं थी। खाना पीना भी हॉस्टल से हो जाता था, रहना सहना भी। और रही बात जेब खर्च की, तो थोड़े बहुत पैसे तो मेरे पास थे, और इतना तो मुझे मेरी मौसी भी भेज देती थी। लेकिन वो मेरी फीस और हॉस्टल का खर्च नहीं दे सकती थी। वो भी क्या करती। मेरे लिए उन्होंने किसी से शादी नहीं की। मेरे माँ बाप मुझे उनके हवाले करके चले गए। उनका एहसान तो मैं वैसे ही नहीं भूल सकती थी। मेरी सीमा से थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी। जब उसने मुझसे कुछ बातें करनी शुरू की तो मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे देखकर आंख क्यों मारी थी, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती थी। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें चेक कर रही थी। मुझे लोगों को चेक करने की आदत है, क्योंकि अक्सर लोग मुझे धोखा देकर मुझे छोड़ के चले जाते हैं। मैं तुम्हें चेक कर रही थी, और तुम्हें तो पता है हॉस्टल की लड़कियां कैसी होती है, उनका तो कोई किरदार भी नहीं होता। उसकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आया, क्योंकि मैं भी काफ़ी अरसे से हॉस्टल में रह रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये मानसिक तौर पर सामान्य नहीं है, इसलिए इसकी ऐसी बातों पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। उसे क्या पता हॉस्टल की लड़कियों के बारे में। हॉस्टल की लड़कियां बेचारी मजबूर होती है, अपने घर से दूर आकर पढ़ाई करती है, क्योंकि उनके आसपास अच्छे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं होती। इसका मतलब ये तो नहीं कि वे बुरी लड़कियां होती है। यूँ तो सीमा मुझसे भी बहुत सोच समझकर बात करती, पर एक दिन उसकी एक हरकत देखकर मैं हैरान रह गई। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने मेरे बालों का मजाक बनाया। मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मुझे किसी से झगड़ा नहीं करना था। पर सीमा रुककर उस लड़की को घूरने लगी। वो उसे ऐसे घूर रही थी जैसे उसे खा जाएगी। मैंने सीमा का हाथ पकड़ा और उसे कहा, चलो यहाँ से। तो वो जाते जाते भी उस लड़की को घूर रही थी। आज मैंने सीमा का दूसरा रूप देखा था। कहाँ तो वो मुझे देखती भी नहीं थी, बात करते हुए भी नजरें नहीं मिला पाती थी। उसका आई कांटेक्ट खराब था। और कहाँ वो उस लड़की को ऐसे घूर रही थी कि जैसे उसे खा जाएगी। ये क्या बात थी। हैरान मैं तब हुई जब 2 दिन बाद वो लड़की यूनिवर्सिटी आई। उसके माथे पर एक जख्म का निशान था, बहुत गहरा जख्म था, जैसे किसी ने उसे किसी भारी चीज से मुंह पर मारा हो। मैंने उसे दूर से देखा तो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, और सीमा की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उसे डर रही हो। मैं मौका देकर उस लड़की के पास गई और पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो वो ऐसे डर गई जैसे मैंने उसे मारने की बात कर दी हो। वो वहाँ से बाहर चली गई। मैं हैरान थी कि ये मुझसे क्यों डर रही थी, जबकि कल तक तो ये सबके सामने मेरा मजाक बना रही थी, और आज मुझसे डर रही थी, जबकि मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। मैं और सीमा साथ साथ खुश थे। हम ढेर सारी बातें करते और दिन भर साथ रहते। ये सिलसिला यूं ही चलने लगा। मेरी और उसकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। उसके माँ बाप भी जब उससे मिलने आते तो बहुत खुश और रिलैक्स लगते थे, और जाते हुए मेरे पर्स में हज़ारों रुपए डाल जाते थे। इसके अलावा मेरे लिए
बहुत से तोहफे भी लाते थे, कपड़े, जूते। उन्होंने मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। सीमा के अपने पास भी तो पैसों की कमी नहीं होती थी। उसके पास इतने पैसे होते थे कि मैं हैरान हो जाती थी। जब उसका दिल करता तो कोई ना कोई चीज़ ऑर्डर करती और मेरे बगैर नहीं खाती थी। जब तक मैं कमरे में नहीं आती थी वो खाना भी नहीं खाती थी। हम लोग आजकल बहुत मज़े कर रहे थे। उसके माँ बाप मेरे लिए भी वही चीज़ लेकर आते जो उसके लिए लेकर आते थे। वैसे अभी तक वे लोग सिर्फ 2 दफ़ा आए थे। वो अपनी माँ बाप की ज़्यादा बातें नहीं करती थी कि मुझे याद आ रही है या मुझे घर की याद आ रही है, पर मेरे साथ खुश रहती थी। कभी कभी मैं थोड़ी सी तंग आ जाती थी क्योंकि उसका रवैया थोड़ा सा चिपकू किस्म का था, लेकिन उसके इस चिपकूपन की वजह से मेरा बहुत फ़ायदा भी हो रहा था और मुझे एक अच्छी दोस्त भी मिल गई थी। एक समय बीतते बीतते मुझे विश्वविद्यालय में रोहन नाम का एक लड़का पसंद आ गया और उसने भी मुझे पसंद किया। धीरे धीरे हम दोस्त बन गए क्योंकि हमारे विचार भी मिलते थे और हालात भी। उसकी भी फैमिली नहीं थी और वो भी अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा रहा था। हम दोनों ने कमिटमेंट कर लिया और तय कर लिया कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे। वो बहुत अच्छा इंसान था। उसने कहा, मेरी फैमिली तो नहीं है और अब मुझे लंबी चौड़ी फैमिली का झंझट भी नहीं पालना। मुझे भी तुम्हारे तरह की लड़की चाहिए थी। बस हम 2 लोग हो, मिलकर कमाए, मिलकर खाए, घर बनाए और हमें कोई पूछने वाला ना हो। लेकिन ऐसी लड़की मिलना भी आसान नहीं है और तुम तो मेरी दोस्त भी हो और मुझे अच्छी भी लगती हो, इसलिए हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। मुझे भी किसी लंबे चौड़े खानदान की बहू बन के कोई अवार्ड नहीं लेना था, पर मैंने नोट किया कि सीमा इस बात से खुश नहीं थी, जैसे वो किसी के साथ भी मुझे बांटना नहीं चाहती हो। एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया थी क्योंकि मैं उसकी पहली और अच्छी दोस्त थी, पर मुझे उसकी हरकतें बहुत अजीब लगती थी। वो कभी तैयार नहीं होती थी। जब से रोहन हमारे साथ रहने लगा था वो खुद तैयार होती थी। एक दिन मैंने उसे कुछ ऐसा करते हुए देखा कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो रोहन के बहुत करीब खड़ी उसकी आंखों में देख रही थी और हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। सीमा ऐसी लड़की थी जो अभी तक मुझसे भी ठीक तरह से खुलकर बात नहीं कर पाती थी, तो मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो किसी लड़के से बात करने का इतना आत्मविश्वास अपने अंदर पैदा कर सकती है। लेकिन जिस तरह से वो रोहन के पास खड़ी थी, ऐसा लगता था कि उसके अंदर दुनिया जहान का आत्मविश्वास आ गया है। इतना आत्मविश्वास तो मेरे अंदर भी नहीं था, या फिर यह आत्मविश्वास नहीं बल्कि बेशर्मी थी। जबकि रोहन दूर से कुछ घबराया हुआ लग रहा था। मुझे देखकर दोनों अलग हो गए। वो मेरी दोस्त थी, मैं उससे पूछ सकती थी कि आखिर वो कर क्या रही थी। मैं वैसे भी सीधी बात करने की आदी थी। मुझे ये सोच सोच कर जलने की क्या ज़रूरत थी कि पता नहीं क्या बात कर रही थी, कि वो कितने करीब खड़ी थी, क्या बोल रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे। मैंने सोचा मैं सीधा सीमा से पूछूंगी। हमारे बीच इतनी दोस्ती तो थी कि हम सीधी बात सीधे तरीके से पूछ सकते थे। मैंने भी उससे पूछ लिया तो उसने जो जवाब दिया वो मुझे और भी हैरान कर गया। उसने कहा, मैं रोहन को चेक कर रही थी कि कहीं वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहा है। मैं हैरान और परेशान रहेगी और मैंने कड़वे गुस्से से कहा, तुम्हें उसे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा लड़का नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। हम लोगों ने शादी का फैसला किया है और जो लड़का शादी की बात करे वो बुरा नहीं होता है। सीमा ने बहुत धमकाते हुए कहा, सब लड़कियों को पहले ऐसे ही लगता है, फिर जब उन्हें धोखा मिलता है तो सारी ज़िंदगी रोते हुए गुजार देती है। मैं तो तुम्हारी दोस्त, मैं तो तुम्हारा भला ही सोचूंगी ना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। मैंने सीमा को गुस्से से कहा, दोबारा इस तरह की कोई हरकत ना करे। रिश्तों को आजमाने से रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। 2 दिन बाद मेरी रोहन से इसी मुद्दे पर बात शुरू हुई और हमारा झगड़ा हो गया। रोहन ने मुझसे यहाँ तक कह दिया कि वो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने की बात पर दोबारा सोचना चाहता है। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। मैं सारी रात रोती रही और सीमा मुझे चुप करवाती रही, पर मेरा दिल था कि हल्का ही नहीं हो रहा था। 2 दिन रोहन यूनिवर्सिटी नहीं आया। मैं उसके लिए परेशान थी क्योंकि वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। पहले तो हमें एक दूसरे के पल पल की खबर होती थी कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किस समय निकलेगा, किस समय विश्वविद्यालय आएगा। लेकिन अब क्योंकि मेरा उससे झगड़ा था इसलिए मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ है और ना ही मैं उससे पूछ रही थी क्योंकि मैं तो अपनी ईगो में अड़ी हुई थी। पर अब मैं बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि एक तो मुझे उसकी याद आ रही थी और दूसरा वो 2 दिन से बिल्कुल गायब था और फिर आया तो उसके हाथ पर प्लास्टर लगा हुआ था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई और उसकी तरफ बढ़ी और पूछा,
क्या हुआ है? तो कहने लगा, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। रोहन मुझसे कुछ ज़्यादा परेशान लग रहा था, मुझे नज़रअंदाज कर रहा था, जैसे मुझसे बात नहीं करना चाहता हो। कुछ दिन उसने मेरे साथ यही रवैया रखा, लेकिन फिर हमारी फ़ोन पर बात हुई और हम नॉर्मल हो गए। पर उस दिन के बाद से मुझे रोहन कुछ अजीब लगता था, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पाता। पर वो इतना कहता था कि सीमा से दूर रहो, वो अच्छी लड़की नहीं है। मुझे लगता था कि शायद वो इसी बात पर अभी तक खफा है कि सीमा ने उसका इम्तिहान लिया है। एक दिन मेरी एक दोस्त ने मुझे कहा कि उसने विश्वविद्यालय के पास छोटा सा घर ले लिया है, जिसमें 3 लड़कियां और भी रहती है और एक लड़की की जगह खाली है, क्योंकि हॉस्टल में ना तो कोई आराम से रह सकता है और खाना भी अच्छा नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने अलग से किराए पर घर ले लिया था। विश्वविद्यालय में हमारा आखिरी साल था। उन्होंने मुझे ऑफर किया कि तुम भी हमारे साथ रहने आओ। मैं तो पहले ही हॉस्टल के रूल से तंग आ चुकी थी, क्योंकि मुझे रोहन से मिलने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। मैं तुरंत मान गई और अपना सामान पैक करने लगी। सीमा ने मुझसे पूछा, मैं कहाँ जा रही हूँ? तो मैंने कहा, मैं लड़कियों के साथ रहने जा रही हूँ, तुम आराम से हॉस्टल में रहो। अभी तो 1 साल बाकी है, हम रोज़ मिला करेंगे, सारा दिन साथ होंगे, बस रात में मैं वहाँ चली जाया करूँगी। लेकिन सीमा इस बात पर बहुत बिखर सी गई, ऐसे रोने लगी जैसे मैं उसे छोड़कर जा रही थी। सच कहूँ तो मुझे सीमा के बच्चों जैसे रवैये से उलझन होने लगी थी। वो मेरे साथ ऐसे पेश आती थी जैसे उसने मुझे खरीद लिया है। उसके अलावा मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती, किसी के साथ बैठ भी नहीं सकती। और अब मैंने जाने की बात की तो वो बच्चों की तरह रो रही थी, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? वो मुझ पर ऐसे हक जमा रही थी जैसे मैं उसकी अपनी हूँ। क्यों नहीं छोड़कर जा सकती? तुम मेरी बहन तो नहीं हो? अच्छा, तो अब तुम्हें ये याद आया कि मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। 2 साल से तुम मेरे माँ बाप के पैसों पर पल रही हो। वो क्या था? उस वक्त कहाँ थी तुम्हारी खुददारी? अब जब मैं तुम्हारी आदी हो गई हूँ तो तुम यहाँ से भाग रही हो। तुम एक खुदगर्ज इंसान हो और तुम्हें मुझसे सिर्फ यही मतलब था। मुझे सीमा की इस बात पर बहुत गुस्सा आया। हम में झगड़ा हो गया। हम बहस कर रहे थे कि अचानक सीमा ने एक गुलदान उठाकर मेरे मुंह पर दे मारा। मेरा मुंह जख्मी हो गया और मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। रोहन भी वहाँ आ गया। मैं 2 दिन अस्पताल में रही। सीमा तीसरे दिन वहाँ आई। उसकी हालत बहुत बुरी थी, छोटे बच्चों की तरह रो रही थी और मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। उसके माँ बाप ने मुझे एक दिन कहा था कि उसको एंगर इश्यू है, गुस्सा हर दूसरे बंदे को है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मुझे इस तरह से नुकसान पहुंचाएगी। और अब तो रोहन भी मुझे कभी उसके साथ नहीं रहने देगा। क्यों रहने देता वो मुझे उसके साथ? मैं उसकी होने वाली पत्नी थी, उसे अभी से ही मेरी बहुत फिक्र थी। मैंने उसे माफ़ कर दिया, फिर ये कहा कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। आज से हम दोनों के रास्ते अलग हैं और मैं तुम्हें सिर्फ भगवान के लिए माफ़ कर रही हूँ। हमारे पेपर हो गए, हम लोग उसके बाद कभी नहीं मिले। मैंने रोहन से शादी कर ली। रोहन अपनी नौकरी पर जाता था और मैं भी। हम दोनों मिलकर इस घर की किस्तें पूरी कर रहे थे। हमने कुछ सामान भी लिया था और उसके बाद हमने गाड़ी भी ले ली थी। हमारी ज़िंदगी का प्लान बिल्कुल सीधा था कि मिलजुल कर अपना सब कुछ बना लेंगे और उसके बाद आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। 4 साल गुजर गए। हमने इन 4 सालों में अपना घर भी बना लिया और गाड़ी भी, यहाँ तक कि हमारी नौकरियाँ भी अच्छी जगह लग गई थी। मैं रोहन के साथ बहुत खुश थी। मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। वो बहुत अच्छा इंसान था और एक अच्छा पति बनने के काबिल था और उसने बखूबी साबित किया कि वो एक अच्छा पति था। मेरा काम ऐसा था कि हफ्ते में 3 दिन ही मैं नौकरी करती थी, तो फिर बाकी दिन मैं घर को संभालती थी और घर के काम करती थी और 3 दिन का खाना और कपड़े से एक साथ करके फिर मैं अपने काम पर चली जाती थी। मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार था, अपने पति से बहुत प्रेम था और सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। तब एक दिन मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहन ऑफिस जा चुका था, जबकि आज मेरी छुट्टी थी। मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसे सामने खड़ी औरत को देखकर मैं हैरान रह गई। वो सीमा थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसने पुराने से कपड़े पहन रखे थे, चेहरे पर कुछ खरोच के निशान थे और बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि वही पहली वाली सीमा है। वो बुरी तरह रो रही थी। रोते रोते वो मेरे कदमों में गिर गई। कहने लगी कि मेरा बहुत बुरा हाल है, मैंने 4 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, भगवान के लिए मेरी मदद करो। कभी हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, तुम्हें इस दोस्ती और अच्छे दिनों का वास्ता है, मेरी मदद करो।
सच कहूँ तो मुझे उसकी हालत पर बहुत तरस आ रहा था। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया हो, लेकिन मैं उसकी जैसी नहीं थी। मेरे माँ बाप ने मुझे लोगों की मदद करना सिखाया था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम परेशान ना हो। रोहन आ जाए तो उससे भी बात करूँगी और हम दोनों देखेंगे कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। रोहन ने मुझे कॉल की थी कि वो ऑफिस के काम से शहर से बाहर जा रहा है और रात में नहीं आएगा। मैंने उसे सीमा के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं रोहन को फ़ोन पर सीमा के बारे में बताती तो उसका नाम सुनकर ही वो गुस्से में आ जाता कि इस औरत को तुमने घर में ही क्यों दाखिल होने दिया। लेकिन जब वो उसकी हालत देखता तो उसका दिल भी पिघल जाता। हम सब कभी बहुत अच्छे दोस्त थे। इतने सालों बाद अगर अपना कोई दुश्मन भी नजर आए तो इंसान उसे भी हेलो हाय करने चला ही जाता है। और हम सबको एक ही बैठक में थे और फिर सीमा के साथ मेरी सिर्फ एक ही बुरी याद थी, बाकी सारी यादें बहुत अच्छी थी। उसने कभी अपनी कोई चीज़ मुझसे नहीं छुपाई थी। मेरी शॉपिंग भी करती थी, मेरे खाने पीने का ख्याल भी रखती थी। उसने पैसों के मामले में तो कभी भी ऐसे नहीं किया कि जैसे मुझसे छुपाए हो या मुझ पर कर्ज माफिया हो। एक तरफ से देखा जाए तो उसके मुझ पर ज़्यादा एहसान थे और मेरे कम। और अगर ऐसे कोई मेरे दरवाजे पर आकर खाना मांगता और कहता कि मैं 4 दिन से भूखा हूँ, तो मैं उसे भी खाना खिला देती। रोहन की यही आदत मुझे पसंद थी। वो दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वो मेरी तरह ही मददगार और सभी की सहायता करना पसंद करता था। इसलिए मैंने सोचा कि जब वो घर आ जाएगा तो मैं भी उसे सीमा के बारे में बता दूंगी। मैंने सीमा को खाना खिलाया और अपने कपड़े दिए। मैंने उससे पूछा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन उसने कहा कि वो आराम करना चाहती है। मैंने उसे अपने कमरे में भेज दिया और पूछा, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? उसने कहा, मुझे तुमसे एक बात बतानी है। मैंने कहा, सीमा बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। उसने कहा, अगर मैंने तुम्हें ये बात बताई तो तुम्हारा हंसता खेलता घर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं बताई तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने उससे कहा, ऐसी कौन सी बात है जो मुझे जाननी चाहिए? सच सच बताओ, क्या कहना चाहती हो? मैंने तुम्हें कई सालों से देखा भी नहीं, फिर तुम कैसी बातें कर रही हो? उसने कहा, ये बात तुम्हारे पति रोहन के बारे में है। वो अच्छा इंसान नहीं है, उसका किरदार गलत है। मुझे उसकी बात पर तुरंत गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम मेरे पति पर इल्ज़ाम लगा रही हो। उसने कहा, मैं तुम्हारे पति पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही। तुम्हें याद है मैंने कॉलेज में उसे चेक करने की कोशिश की थी। वो एक बेहद दिलफिक किस्म का इंसान है। उसका मेरे साथ चक्कर चल रहा है और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसका इतना कहना था कि मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसकी बात को झुठला रही थी, लेकिन मेरा दिल भी बैठ गया था। उसने कहा, ऐसा ही है, तुम उसे बुला लो, बाकी बातें उसके सामने होंगी। मैंने कहा, मेरे घर से निकल जाओ। उसने कहा, तुम मुझे अपने घर से निकाल दोगी, लेकिन अपने पति की ज़िंदगी से कैसे निकालोगी? देखो, बात को समझो, हमें सबको बैठकर बात करने की ज़रूरत है। तुम उसे बुलाओ, मैं उससे बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरी हालत बहुत बुरी है। वो बोल रही थी कि तभी मेरे मोबाइल की रिंग बजी। मैंने कहा, तुम चुपचाप सो जाओ, हम बाद में बात करेंगे। मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने सीमा के सामने जाहिर नहीं किया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरे दिमाग में बुरे ख्याल आ रहे थे। रात का वक्त था जब मुझे किसी की कॉल आई। वो आवाज़ जानी पहचानी थी। ये सीमा के पिता की कॉल थी। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, हाथ पैर कांपने लगे और दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगी। उन्होंने बताया कि सीमा कोई आम लड़की नहीं है, वो मानसिक रूप से बीमार है। हम उसके माँ बाप नहीं हैं, बल्कि उसके घर के देखभाल करने वाले नौकर थे। उसने अपने असली माँ बाप को खुद मार डाला था और हमें भी ब्लैकमेल कर रही थी। हमारा बेटा उसके पास है। तुम्हारी कॉलेज में जिस लड़की से लड़ाई हुई थी, उस लड़की को भी सीमा ने मारा था, और तुम्हारे मंगेतर का एक्सीडेंट भी सीमा ने करवाया था। वो तुम्हें 4 साल से तलाश कर रही है, क्योंकि वो तुमसे बदला लेना चाहती है। कल हमने उसे उस घर से जाते हुए देखा है, और जाते जाते वो अपने साथ मालिक का पिस्तौल भी ले गई है। वो यकीनन तुम्हारे पास ही आ रही है, क्योंकि उसे कहीं से तुम्हारा पता मिल गया है। अगर तुम अपने घर में हो तो अपने घर से कहीं चले जाओ और अपने पति को ये सब बताओ और जाकर पुलिस से संपर्क करो। ये सब सुनकर मैं डर गई। मेरे पैर हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत रोहन को कॉल किया, पर वो कॉल नहीं उठा रहा था। मैं बहुत डर गई थी और बार बार उसका नंबर मिलाती रही। तभी अचानक किसी ने मेरे सिर पर बहुत जोर से वार किया। मुझे याद नहीं कि मैं कहाँ थी। जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो रही थी।
और मैं एक कुर्सी पर रस्सी से बंधी हुई थी। सीमा मेरे सामने खड़ी थी। उसकी हालत किसी पागल जैसी लग रही थी। मुझे समझ आ गया था कि मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मुझे दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था और उसे अंदर नहीं बुलाना चाहिए था। काश जानने वालों ने मुझे पहले ही बता दिया होता कि ये मासूम नजर आने वाली लड़की एक क्रिमिनल थी और रोहन ने ये कहा था कि वो रात को घर भी नहीं आएगा, यानी मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं था। उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। उसने कहा, हाँ मैंने ये सब किया था। याद है उस लड़की ने तुम्हारे साथ क्या किया था? इसलिए मैंने बदला लेने के लिए ये सब किया। रोहन को भी इसलिए चेक कर रही थी कि कल को तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो। जो भी हमारी दोस्ती के रास्ते में आता मैं उसे ऐसा ही सबक सिखाती। लेकिन तुमने ही क्या किया? जब मुझे तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई तो तुमने मुझे छोड़कर जाने का प्लान बना लिया, वो भी थोड़े से पैसे बचाने के लिए। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे कहती, मैं कुछ करती। तुम मुझे बुरा समझती हो ना कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, लेकिन मैंने वो सब तुम्हारे लिए किया था और तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा और तुमने बदले में मेरे साथ क्या किया? तुम मुझे छोड़कर उस लड़के के साथ चली गई, अपनी जिंदगी बसा ली। ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। मैं बहुत डरी हुई थी। वो एक खूनी थी और वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी। रोहन घर से बाहर था और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। सीमा ने मुझे कहा, मैं तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त समझती थी पर तुम मेरी दोस्ती के काबिल नहीं हो। उसने पिस्तौल मेरी तरफ तान दी और मैंने प्रार्थना करनी शुरू की कि भगवान मुझे बचा लो। वो गोली चला देती कि तभी मोबाइल बजा। उसने मोबाइल को स्पीकर पर किया तो दूसरी तरफ मेरी डॉक्टर थी। उसके पास मैं 4 दिन पहले चेकअप के लिए गई थी। वो मुझे खुशी से ये बता रही थी कि मैं पेट से हूँ, लेकिन मैंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो उसने कॉल बंद कर दी। शायद आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली थी पर शायद मेरी जिंदगी जाने वाली थी, क्योंकि हमारी शादी हुए 4 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ संतान नहीं थी। हम दोनों ही इस बात को लेकर बहुत परेशान थे और थोड़ा बहुत इलाज भी करवा रहे थे। रोहन बार बार कहता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे तसल्ली देता था और मैं बहुत परेशान रहती थी। पर अब भगवान ने हमारी सुन ली थी। वो गोली चला देती कि तभी रोहन आ गया। उसने सीमा का हाथ झटक दिया। रोहन को चोट लग गई, लेकिन उसने उसे रोक लिया। कुछ देर में वहाँ पुलिस भी आ गई और सीमा को उन्होंने पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि ये खतरनाक मुजरिम है जिसके नाम पर हमारे पास पहले भी बहुत सी रिपोर्ट दर्ज हुई है। उसका नाम सीमा नहीं है और उसकी असली कहानी कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आई है। जिस बंगले में वो रहती थी उस बंगले के मालिकों को भी उसने मारा था। पुलिस सीमा को वहाँ से ले जाने लगी तो वो छोटे बच्चों की तरह रो रही थी और रोते रोते उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, नेहा प्लीज़ मुझे बचा लो। क्या मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त नहीं थी? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम कभी भी किसी की अच्छी दोस्त नहीं हो सकती। सीमा को यह सुनकर जैसे इतना सदमा लगा कि वह बिल्कुल चुप हो गई। पुलिस वाले उसे वहाँ से ले गए और उसने कोई विरोध नहीं किया। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया और उस घटना को भूलने की कोशिश की कि वो कौन थी, उसके माता पिता कौन थे, वो क्यों ऐसी हो गई थी कि एक मुजरिम बन गई। क्या उसे कोई मानसिक बीमारी थी? इन सब सवालों के जवाब हमें नहीं मिले। शुक्र इस बात का था कि मेरी जान बच गई। तो भाइयों और बहनों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाइयों और बहनों।